हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड नंबर 9। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हीजू के सामने रिपोर्ट्स होती हैं पर वो कोई रिएक्शन नहीं देती है। तो इना बोलती है ये मैटर नहीं करता है और हीजू को सायोन की बात याद आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिशिंग शॉप में, वहाँ पर काफी ज्यादा आग लग चुकी होती है और सायोन और वो अंकल बेहोश पड़े होते हैं। फिर इना बोलती है हीजू से कि मुझे पता है मेरा कोई मतलब नहीं बनता इसे बोलने का, पर हीजू तो मैं चाहूंगी कि तुम बार बार इसमें बेवकूफ ना बनो, और वैसे भी उसने तुम्हें फोर्स करा शादी करने के लिए और तुम्हारी मम्मी ने भी तुम्हें इसमें फोर्स करा था, तुम्हारी इसमें कोई चॉइस नहीं थी और सायन की फैमिली ने भी तुम्हें धोखा दिया है। इना उसे ये चीजें बोल रही होती है पर हीजू कुछ नहीं बोलती है। फिर इना बोलती है कि अगर मुझे उससे मिलना भी पड़े तुम्हारे लिए तो मैं जरूर मिलूंगी। वो जाने के लिए उठती है कि तभी हीजू बोलती है कि ये मेरी चॉइस थी, उससे शादी करने की मेरी चॉइस थी और मैं तुम्हारी कोई स्टैंड इन नहीं थी उस समय में। मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स भी नहीं करा था, मैंने खुद उससे शादी करी थी, ऐसा वो बोलती है। और इना जब उसकी आवाज को सुनती है तो वो बोलती है कि हीजू, पर हीजू फिर भी बोलती है कि और सिर्फ सीक्रेट उसके पास ही नहीं मेरे पास भी है, मैंने भी उसे धोखा दिया था क्योंकि मैंने उसे बताया नहीं था कि मैं बोल सकती हूँ। फिर हीजू से देख रही होती है कुछ टाइम के लिए और बोलती है तो यही है तुम्हारी आवाज जो साउंड ऐसे करती है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मुझे पता नहीं तुम्हें कैसा साउंड लगेगा, पर जब हम छोटे थे, जब तुम मुझे दीदी करके बुलाती थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था वो चीज। हालांकि मैं तुम्हारी मम्मी को पसंद नहीं करती थी, पर मुझे जब तुम दीदी कहती थी वो चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। ऐसा ही ऐसा बोल रही होती है काफी प्यार से और हीजू थोड़ी देर के लिए उसकी बात को सुनती है। फिर वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेती है और वो इना से पूछती है कि ये आपको किसने भेजा है। फिर इना बोलती है कि मुझे नहीं पता, ना तुम्हारी मम्मी ने भेजा और ना ही मेरे पापा ने भेजा, मुझे भी नहीं पता मुझे किसने भेजा था। पर मुझे एक चीज ये पता है कि उसको पता था कि अगर मैं ये चीज देखूंगी तो मैं सायन से शादी नहीं करूंगी। तो मुझे लग रहा है किसी को ये चाहिए था कि सायन की शादी ना बिल्कुल भी। हीजू सोच में पड़ी रहती है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो अभी भी होश होता है वहाँ पर उन्हीं अंकल के साथ। फिर उसकी आंखें खुलती हैं और वो उन अंकल को उठाकर अपने साथ ले जाने ही करता है। उन अंकल की भी थोड़ी आंखें खुल जाती है तो वो पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, वो आ चुका है, वो जिंदा है यहाँ पर और वो तुम्हारे पीछे है, वैसा बोल रहे होते हैं। पर सायन उन्हें निकालने की कोशिश करता है और वहाँ पर एकदम से कुछ फटता है। दूसरी तरफ हम हीजू को दोबारा से देखते हैं जो सायन को कॉल करती है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका होता है। वो टाइम को देखकर कॉल करती है। फिर वो पुलिस को भी कॉल करती है, वो मिसिंग रिपोर्ट की कर रही होती है। पर वहाँ पर जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा रिलेशन क्या है तो वो बता नहीं पाती है और फोन को काट देती है। फिर वो उन रिपोर्ट्स को देखती है डीएनए वालों की और वो सोचती है कि मैं सोचती हूँ कि उसका नाम क्या होगा। और हम देखते हैं वो ऐसा इना से पूछ रही होती है। मैं ये भी सोचती हूँ कि वो ऐसा पाक सोन के नाम से कैसे जी रहा था। जब फिर इना बताती है कि मैं उससे पहली बार मिली थी तो 15 साल का था और उससे पहले मैंने उसे कभी भी नहीं देखा था। वो काफी ज्यादा अजीब था मेरे लिए। मुझे बस पता था कि उन जो कि सायन के पापा हैं उनका कोई बेटा है जो मुझसे 2 साल बड़ा है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, हालांकि वो मेरे नेक्स्ट डोर ही रहता था। फिर हीजू बोलती है मुझे लगता है मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि जब भी मैं उनके पेरेंट्स से मिलती थी तो बिल्कुल ही एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते थे, वहाँ पर कोई भी प्यार नहीं होता था उनके बीच में। फिर इना बोलती है फिर उनका कोई बायोलॉजिकल सन भी रहा होगा जो कि 15 साल का होगा, तो अब जो पाक सोयन है रियल वो कौन है और उन्होंने उसे क्यों छुपाया था। हीजू ये सब सोच रही होती है और अगली पल हम हीजू किसी जगह पर देखते हैं जो कि सायन के घर पे होता है और वहाँ पर आके उसके मम्मी पापा से पूछने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही है और सायन क्या है। तभी हीजू उनको नंबर दिखाती है पुलिस का और बोलते हैं इनको कॉल करो, रिपोर्ट करो। जब ये आवाज उनकी सुनते हैं वो दोनों शॉक में हो जाते हैं, बोलने लग जाते हैं कि तुम बोल सकती थी, ऐसा सायन के पापा बोलते हैं। फिर हीजू बोलती है कि मैंने सुना था कि जो सायन के ग्रैंडफादर है उनके पास एक ग्रैंडसन है जो उनको काफी ज्यादा ही प्यार करते थे वो, पर उन्होंने उसको 15 साल तक क्यों छुपा के रखा था। वो ऐसा उन दोनों को देख के बोल रही होती है ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने अपने बायोलॉजिकल ग्रैंडसन को दुनिया से छुपा के रखा था और एक फेक को रखा था यहाँ पे। हीजू उनको धमकी देने लग जाती है, बोलती है कि मुझे पता है कि वो आपका बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि आप उसको अभी यहाँ पर रिपोर्ट करें कि वो मिसिंग है। वो ऐसा बोल रही होती है और वो ये भी बताती है कि मुझे पता है कि आप लोग उसको पसंद नहीं करते हो और वैसे भी मैंने जितने भी टाइम यहाँ पर रही हूँ मैंने देखा है आपने उसको कभी प्यार नहीं दिखाया है, तो मैं बस ये चाहूंगी कि आप अभी रिपोर्ट करें इस चीज को। वो उन दोनों को देख रही होती है, वो दोनों चुप होते हैं। बाहर उनका एक सेक्रेटरी जाता है और वहाँ पर उनको कॉल आता है और वो बात करके वापस अंदर आता है, बोलता है कि एक रिपोर्ट फाइल कर दी गई है सायन के नाम पर। जब ये बात वो सुनते हैं तो सायन की मम्मी बोलती है तुमने सुना, अब जाओ तुम घर चली जाओ। फिर वो बोलती है कि हाँ मैं भी एडमिट करती हूँ कि सायन हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है, तो हम भी ऐसे खाली नहीं बैठे रहेंगे। वो ऐसा बोलती है तो हीजू उनको हेलो करके वहाँ से चली जाती है और सायन के पापा सायन की मम्मी से बोलते हैं तुम्हें पता था, मतलब ये बोल सकती है, और वो उनको वही देख रही होती है। हीजू बाहर जाती है तो वही सेक्रेटरी बाहर आता है तो सेक्रेटरी बोलता है मैं पूछना चाहूंगा कि कितना सायन को पता है कि जो उनको धमकी दे रहा है उस इंसान के बारे में। तो हीजू बोलती है कितना, मतलब जितना उसने पुलिस को बताया उतना। तो सेक्रेटरी चुप रहता है। फिर वो बोलता है कि तो मतलब ज्यादा नहीं, बस हेट्रोक्रोमेनिया। हीजू सोच में पड़ती है, फिर बोलती है मतलब उसको क्या पता होना चाहिए, वैसे देख रही होती है। और फिर हम अगली पल देखते हैं उसको कार में जाते हुए, वहाँ पर जाके वो अंदर बैठकर फिर वो उनकी बात याद करती है। तो सेक्रेटरी बताता है कि जब सायन छोटा था तो उनकी एक सर्जरी हुई थी आई में, और ये एक फैक्ट है जो पता है, और तब से उसकी जो आंखें थी वो डिफरेंट कलर की नहीं थी। हीजू ऐसा सोचने के बाद वो याद करती है उसी किडनैपर के बारे में, उसकी आंखों के बारे में जो अलग होती हैं। फिर वो सारे कंक्लूजन को निकाल कर उसको पता चलता है कि रियलिटी में यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो सेक्रेटरी की बाद में दोबारा याद करती है और
वो सेक्रेटरी बता रहा होता है कि जब सायन पहली बार यहाँ पर आया था तो बहुत ज्यादा ही डरे रहते थे और वो इस घर में कभी भी स्माइल भी नहीं कर पाते थे, कंफर्टेबल रह भी नहीं पाते थे। मैं उनके बारे में काफी सॉरी फील करता था। हीजू फिर वापस से अपने कार में सोचती है, रो भी रही होती है जब वो सेक्रेटरी की बात को याद करती है। फिर वो सांगू का फोन देखती आ रहा होता है तो वो सांगू फोन को उठा लेती है और अगली पल हम उसे देखते हैं कार में जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल में आते हुए और भागती हुई आती है वो, और देखती है सामने की तरफ सांगू होता है और वो पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो सांगू बताता है कि वो सर्जरी में है और 2 घंटे हो चुके हैं। फिर हीजू काफी ज्यादा पैनिक करती है, बोलती है कि वो ठीक है, वो उसको ज्यादा इंजरी हो गई है, वो ऐसा बोल रही होती है। सांगू से काम डाउन करता है, पर जैसे ही वो जैकेट देखती है तो उसको उठाकर वो देखने लग जाती है ये क्या हो रखा है। तो सांगू बोलता है कि इससे ज्यादा भी बुरा हो सकता था। तो हीजू बोलती है कि क्या हुआ है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब उन अंकल के पास कोई आ रहा था वो और कहीं नहीं सांगू होता है। तो वो अंकल मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देना चाहता हूँ, और वो ये भी पूछते हैं तुम एक पुलिस वाले हो, तुम पूछ रहे हो। पर सांगू जो अपनी आईडी कार्ड दिखाता है बोलता है कि मैं बस शो कर रहा हूँ, उसमें मुझे ये चीजें करनी है। पर वो अंकल अगले ही पल उसे दुकान से बाहर निकाल देते हैं और सांगू बाहर की तरफ चला जाता है। फिर वो कार से जा रहा होता है वापस और उसको यूरी का फोन आता है। वो यूरी से बात कर रहा होता है, बात करते करते तभी उसको दिखता है कि सामने उसके बगल में से गुजरा कार में, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। जब उसके पीछे जा रहा होता है तब उसको दिखता है कि आग लग रही है सामने की तरफ और वो भागता हुआ जाता है वहाँ पर। वो जब अंदर जाते तो वहाँ पर आग काफी ज्यादा फैल चुकी होती है और वो देखता है सायन उन अंकल को नीचे लेटा हुआ। तो पहले तो वो उन अंकल को बाहर की तरफ ले जाता है और फिर बाद में हम देखते हैं सायन जो थोड़ा होश में आ जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं वहाँ पर एक काफी ज्यादा ही फटने की आवाज आती है और जब तक सांगू सायन को बाहर की तरफ ले जाता है और सांगू बता रहा होता है कि ऐसे ही वहाँ पर आग लगी थी। और फिर फ्लैशबैक खत्म होने के बाद वो हीजू को बता रहा होता है कि पता नहीं किसने उस आग को लगाई थी पर वहाँ पर, और सायन भी क्यों थे मुझे कुछ नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि वो वहाँ पर थे और मुझे ये भी नहीं पता कि सायन का तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। हीजू उसकी बात को सुन रही होती है और सांगू बोल रहा होता है पर मैं इस फोन की जो नॉन स्टॉप रिंगिंग थी उसको इग्नोर नहीं कर पाया, और हीजू उसका फोन ले लेती है। हीजू से थैंक यू बोलती है और सॉरी ये बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी सारी चीजें छुपा के रखी हैं। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो दोनों पूछते हैं वो कैसे हैं, तो बोलते हैं बस हम उनका उठने का वेट करना है। सायन को बाहर की तरफ ला रहे होते हैं तो हीजू उसको देख कर रो रही होती है और वो जा रहे होते हैं वहाँ से और सांगू उसको देख रहा होता है। फिर हम हीजू को देखते हैं जो सायन को देख रही होती है और काफी ज्यादा रो भी रही होती है और वो बोल रही होती है कि ये काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा और ये काफी ज्यादा डरावना भी होगा। वो उसकी चोट को देख रही होती है, तुम काफी ज्यादा अकेले भी होगे, काफी ज्यादा लोनली भी होगे, पर तुम फिर भी मुझे देखा करते थे और मेरे पास आते थे। और वो कुछ पास कॉन्वर्सेशन याद करती है अपने और सायन के। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद फिर हीजू सायन का हाथ पकड़ के बोलती है कि अब इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी तो जल्दी से जग जाओ, वैसे रोते रोते बोलती है। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो सांगू को फोन करती है पर वो फोन नहीं उठाता है और वो ह्योक जो रिपोर्टर होता है उसके साथ होती है। वो रिपोर्टर उससे उसी चाइल्ड वाले केस के बारे में कुछ पूछता है तो यूरी बोलती है तुम इंटरेस्टेड क्यों हो, तो वो क्या, तो यूरी बोलती है वैसे ही मैं अपसेट हूँ अभी और ऐसे टाइम पे मुझे क्यों ट्रीट दे रहे हो जब मेरी कोई एबिलिटी ही नहीं है, वो ऐसा बोल रही होती है ह्योक से। फिर ह्योक बोलता है उससे मुझे बता दो ना, तो यूरी बोलती है अच्छा तुम्हें जानना है, तो वो उसको थोड़ा अपने पास बुलाती है और उसके कान में वो बातें बोलने लग जाती है। तो ह्योक चिल्ला के बोलता है ट्विंस, वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ हम उसी किडनैपर को देखते हैं जो मछली को काट रहा होता है काफी बुरी तरीके से और उसको एक जगह पे रख देता है। फिर उसके फोन में मैसेज आता है, फिर वो अपने फोन को देखता है जिसमें उसका जो मास्टर होता है वो पूछ रहा होता है कि ये जो फायर है ये तुमने करा है इसके प्लेस में, मैंने तुम्हें वार्न करा था कि एक्ट मत करना लोन, तुम्हारे जो ये सारे मैसअप है ये मैं क्लीन नहीं कर सकता हूँ, लकी रहो कि जो सायन है वो जिंदा है अभी भी, वो ऐसा किडनैपर से बोलता है। किडनैपर ये सुनकर स्माइल करता है और फिर वो मैसेज में लिखता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं तुम क्या कह रहे हो और वैसे भी तुम्हें कैसे पता है। फिर उसके मास्टर का मैसेज आता है कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है तो अब कोई भी ज्यादा ट्रबल मत करना और वेट करना। तो किडनैपर बोलता है कि लास्ट वार्निंग, मुझे लगता है कि तुम हो जो कि ट्रबल करने वाले हो, और स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो बेहोश होता है और वो याद करता है जब वो छोटा था तो वो मछली लेके जा रहा होता है और सामने की तरफ वो देखता है उसी आदमी को सायन के ग्रैंडफादर के साथ और उसके साथ वही लड़का होता है सायन। वो कुछ बात कर रहे होते हैं तो सायन छोटे बच्चों को भी देखता है और वो उन्हीं अंकल के पास सूटकेस भी रखता है। फिर हम देखते हैं वो अंकल बोट में उस सूटकेस को रखते हैं और सायन उन्हें पापा कहता है और बोलता है कि वो ओल्ड मैन दोबारा आए हैं। तो वो अंकल बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला ना मुझे ये मत बुलाया करो, और उसे जल्दी से वहाँ से अंदर की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पर उससे बोलते हैं कि आज रात को जल्दी से बेड में सो जाना और बिल्कुल भी बाहर मत आना। वो सायन से ऐसा बोलता है और बाहर की तरफ चले आते हैं। रात में हम सायन को देखते हैं जिसकी आँख खुल जाती है और वो बाहर जाके देखता है, वहाँ पर वो उसी ग्रैंडफादर को देखता है जो एक बच्चे को डुबा रहा होता है और वो बच्चा चिल्ला रहा होता है। फिर उसका जो अंकल होता है वो उसकी आंखें बंद कर देता है और बोलता है तुम्हें बोला था ना आने के लिए, और उसे अंदर की तरफ ले जाते हैं। फिर सायन अंदर जाके काफी ज्यादा ही डर जाता है और बैठा रहता है और हम देखते हैं कोई चलकर आ रहा होता है तो सायन जल्दी से बाहर की तरफ निकलता है और उसके सामने वही उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं सायन के।
वो बोलते हैं कि कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो बनते हैं और कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो जन्म लेते हैं, और ये बैड लक था कि वो कैसे मेरी फैमिली में जन्म सकता है। पहले एक गोल्ड फिश थी, फिर एक कैट थी, और नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जो उससे छोटे थे। कितने सारे जो बैग्स थे हमने फिल करे हैं मरे हुए से, पर अब ये चीजें ठीक हो चुकी हैं क्योंकि मैंने उसको उन्हीं बैगों में एक जगह पर डाल दिया है, और नाउ अब मैं किसी को भी अपना ग्रैंडसन बना सकता हूँ और किसी को भी बना सकता हूँ। वैसे सायन को देख के बोलते हैं, सायन डर रहा होता है और हम देखते सायन को जो सो रहा होता है उसी ओल्ड मैन की बात याद आती है जहाँ पर वो एक जगह पे डूब रहा होता है। फिर वो अपनी नींद से जग जाता है और हीजू के घर के बाहर जाके अपने आप को साइन लैंग्वेज में इट्स ओके बोलता है। और हम देखते हैं रियलिटी में जब सायन अपनी आंखों को खोलता है तो हीजू को देखता है और हीजू से पूछते तुम ठीक हो या ठीक हो, और वो स्माइल भी करती है हीजू। फिर वो पूछते तुम मुझे देख पा रहे हो, तो सायन अपना आपको एडजस्ट कर रहा होता है। तो हीजू बोलती मैं डॉक्टर को लाती हूँ, पर सायन बोलता है मैं तुमको सुन सकता हूँ तुम्हारी वॉइस को। उसको पकड़ लेता है वो, और अब मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, और मुझे तुमने ये बोला था। तो हीजू बोलती है कि हाँ चलो सब ठीक है। अब वो ऐसा बोल के बाहर की तरफ चली जाती है। सांगवो आता है तो वो उसे बताती है कि वो अब उठ चुका है, और वो डॉक्टर के पास चली जाती है और सांगवो अंदर की तरफ चला जाता है। वो अंदर जाके सायन को देखता है और उसे बताता है कि ये मेरे पापा का हॉस्पिटल है, तो मैंने कुछ चीजों को संभाल लिया है, तो तुम्हारी कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी। वो ये कह के वहाँ से जा रहा होता है। तो सायन बोलता है जो मेरे साथ पर्सन थे वो जिंदा है अभी। तो सांगवो उसे देख रहा होता है, और दूसरी तरफ हम मीजू को देखते हैं जो काफी ज्यादा रो रही होती है। वो रोती रोती फिर अपने आप को शीशे में देखती है, और दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो उसी अंकल को देख रहा होता है, तो काफी ज्यादा ही वेंटिलेटर वगैरह में होते हैं। फिर सांगवो पूछता है कि मुझे बस एक चीज जानने दो कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो इनके साथ क्या है। तो सायन बोलता है इन्होंने मुझे पाला है, और फिर सायन बताता है इनका ओरिजिनल नेम कुछ और था और मैं इनके लिए काफी ज्यादा ही ढूंढ रहा था, पर मैं ढूंढ नहीं पाया क्योंकि उन्होंने अपना ओरिजिनल नेम चेंज कर दिया था। तो सांगवो बोलता है तो तुम्हें इन्होंने पाला है मतलब। तो सायन बोलता है काफी ज्यादा ही लॉन्ग स्टोरी है, कॉम्प्लिकेटेड और पर्सनल भी है। फिर सांगवो बोलता है कि हीजू जो है इन पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व है। तो सायन बोलता है कि हीजू जो है वो मेरी फैमिली है, मैं उसका गार्डियन हूँ, और हमारा कोई भी ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं है, हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। तो सांगवो बोलता है तुमने फिर इसको छुपा के क्यों रखा है। तो सायन बोलता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं उसको खतरे में डाल दूं, मेरे कॉम्प्लिकेटेड मैटर में वो इन चीजों में आ जाएगी और फंस जाएगी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सांगवो उसको देख रहा होता है। फिर सायन की नजर उसके हाथ में जाती है जहाँ पर उसका जला होता है, तो वो सायन उसे थैंक यू बोलता है, और वो ये भी बोलता है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें गलत समझ लिया है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। और सायन ये भी बोलता है कि मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। तो सांगवो बोलता है क्या। तो सायन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हो सके तो इनको जितना हो सके उतना ठीक कर सको, क्योंकि यही है एक क्रूशियल की विटनेस इस पूरे केस के, और वो जिंदा है। इसका मतलब है जो रियल कल्प्रिट है इसके बीच में वो जिंदा है, जिसने मुझे ब्लैकमेल करे और डेथ थ्रेट्स भेजे थे, और यही सेम पर्सन है जो चाइल्ड वाले उस केस में इन्वॉल्व है। फिर सायन बोलता है मुझे लगा था ये मर चुका है पर ये जिंदा है, और वो उसी अंकल के पास देखते हैं।